हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और आप सबके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, कुछ ही दिन में खत्म भी होने वाले हैं। तो सबके एग्जाम मेरे हिसाब से बहुत अच्छे गए हों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे गए होंगे और आप सबने बहुत अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और आपके रिजल्ट जो है ऐसे ही आए जैसे आप चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो वीडियो है हमारी, हम इसमें करंट अपडेट्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे मॉर्निंग की। आज जो डेट है, आज का डेट है 2 फरवरी 2023, मतलब 2 फरवरी 2023 के जो मॉर्निंग के करंट अपडेट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है दिल्ली लॉन्च रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट सुपरसाइट। तो ये क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ये रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट एक चीज लॉन्च की है। अब ये क्या है? देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली में हम हर बार सुनते हैं इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, इतना ज्यादा जो आपका वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इतना ज्यादा हो जाता है। हर बार अक्टूबर आता है ना आपका, जैसे साल के एंड में अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग, अक्टूबर के एंड में बहुत ज्यादा वहां पे पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, है ना? तो उसके लिए ये जो आपका रियल टाइम सोर्स सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सर्च साइट है, ये जो है उसी को सर्च करेगा, मतलब उसी को पूरी जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, कहाँ पे ज्यादा आपका पॉल्यूशन है, कहाँ पे नहीं है। वैसे पॉल्यूशन ज्यादातर आता आता क्यों है दिल्ली में इस टाइम पे? देखिए, एक चीज तो बताई जाती है स्टबल बर्निंग की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से। अभी स्टबल बर्निंग क्या है? देखिए, स्टबल बर्निंग क्या है कि जैसे गेहूं होते हैं, जब गेहूं निकाल दिए जाते हैं, जैसे गेहूं की खेती हो गई, फिर वो काट लिए, फिर उसके बाद गेहूं निकाले जाते हैं ना मशीन में, तो जो वेस्ट बचता है ना, जो वेस्ट बचता है उसको वो जो वेस्ट को जला दिया जाता है, उसकी वजह से जो धुआं होता है ना, उसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, है ना? और वो और भी बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग कहते हैं कि दिवाली जब भी निकलती है तो दिवाली पर जो पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं उसकी वजह से होता है, और भी बहुत सारी चीजें इसकी वजह से होती हैं। जो आपका एनवायरमेंट है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना? इन सब की वजह से दिल्ली में जो है क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है इस समय पे। वायु पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। तो उस सबको मॉनिटर करने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वैन लॉन्च करी है। ये एक वैन है ना? ये पूरा एक वैन है जिसमें सारे सिस्टम लगा हुआ है, और ये वैन सारी दिल्ली में घुमा करेगी, और ये पूरा रियल टाइम हर घंटे जो पूरी अपग्रेड जो भी अपडेट हुआ करेगी, हर घंटे उसको सब में सर्कुलेट किया करेगी पूरी दिल्ली दिल्ली में, है ना? और इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेगी, हॉटस्पॉट को खोजेगी। ऐसे हॉटस्पॉट क्या होते हैं? तो ये हॉटस्पॉट कोई भी ऐसा इलाका जहां पे जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं सबसे ज्यादा हो रही हो। जैसे यहाँ पे हम क्या सर्च कर रहे हैं? वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन। तो ये ऐसे ऐसे हॉटस्पॉट को ढूंढेगी जो एरिया जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा हो, जहां से हो रहा दिख रहा हो कि यहाँ बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ऐसे सब एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी। और उसके बाद देखेगी कि क्या क्या यहाँ पे परेशानी है, क्या क्या परेशानी यहाँ पे नहीं है, हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे नहीं रोक सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये जो है हॉटस्पॉट्स बताएगी कि यहाँ से जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और बाकी बाकी काम तो दिल्ली गवर्नमेंट को करना है, ठीक है? तो ये आवरली बेसिस पे, मतलब हर घंटे पे ये सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया करेगी, सारी दिल्ली में घूम के, और ये जो सारी जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी जो है बताया करेगी दिल्ली गवर्नमेंट को। ओके, तो ये जो आपका रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइड है, ये यही एक पूरा सिस्टम है जो पूरी वैन में लगा हुआ होगा, और जो सारा अपग्रेडेशन दिया करेगा किसको? दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर वो काम करेगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडियन आर्मी कैरिड आउट मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिचक्री प्रहार इन नॉर्दर्न बंगाल। तो ये जो है आपकी इंडियन आर्मी जो है एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है वो नॉर्दर्न बंगाल में। नॉर्दर्न बंगाल मतलब जो उत्तरी बंगाल है वहां पे कर रही है। तो ये एक्सरसाइज क्यों, जो मतलब ये एक्सरसाइज है, इसका मोटिव क्या क्या करना चाह रही है? ये आपकी इंडियन आर्मी है ना, ये मतलब एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब किसी और के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करना। तो ये जो है एयरफोर्स के साथ मिलकर एक्सरसाइज की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों एयरफोर्स के साथ मिलकर की जाएगी, नेवी को क्यों नहीं मिलाया जाएगा इसमें, ऐसे सब कुछ। देखिए, जो नॉर्दर्न बंगाल है, अगर आप नॉर्दर्न बंगाल को देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। नॉर्दर्न जो बंगाल है, ये वाला एरिया आपका नॉर्दर्न बंगाल है। यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये सब जहाँ पे यहाँ पे आते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये सब जो ऊपर है ना, ये भूटान के आसपास, ये वाला जो एरिया है, ये आपका कौन सा है? ये आपका नॉर्दर्न बंगाल है। अब यहाँ पे कोई परेशानी होगी तो देखिए, यहाँ पे पानी वगैरह तो है नहीं जो नेवी को इंक्लूड किया जाए। जो भी है, या तो यहाँ पे एयरफोर्स काम करेगी या फिर आपकी नेवी वो आपकी आर्मी काम करेगी। इस वजह से ये जो है यहाँ पे एयरफोर्स का इंक्लूजन नहीं है, एयरफोर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? देखिए, यहाँ पे क्या है, एक जगह है जिसका नाम है डोकलाम।
वो भी आपका नॉर्थ कहाँ पे पड़ता है, जो आपका डोकलाम जगह है ना, वैसे तो वो आपकी भूटान में पड़ती है, लेकिन ये एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब जो तीनों देशों के बॉर्डर मिलते हैं, जहाँ पे कौन कौन से तीन देश, एक आपका इंडिया हो गया, एक चाइना हो गया और एक आपका भूटान हो गया। तो चाइना क्या कोशिश करता है, चाइना कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके ये जो एरिया है आपका डोकलाम वाला, इसको मतलब बोल रहा है कि भूटान से बोल रहा है कि ये एरिया हमारा है, भले अभी आपके पास है लेकिन हमको वापस चाहिए। जैसे चाइना सबके साथ कर रहा है, इंडिया से बोल रहा है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा है, और ऊपर वाले बहुत सारे नॉर्दर्न एरिया है उनको बोल रहा है हमारा है ना, लद्दाख का बहुत सारा एरिया कि हमारा था पुराने जमाने में, इसलिए हमको वापस कर दो। तिब्बत ऐसी करके कब्जा लिया, ऐसे उसने जो आपका आपका साउथ चाइना सी है उसमें बहुत सारे नए नए आइलैंड बना के उन सब कंट्रीज को परेशान कर रहा है कि ये एरिया हम पिछले जमाने में हमारा वो कर रहा था, तो हमको वापस करो। ऐसे ही करके वो चाइना पक्का यहाँ पे कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो ये कौन सा एरिया मैंने आपको बना दिया, ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया वो वाला मैंने बना दिया है ना। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया वो मैंने आपको बना दिया है ना, पूरा थोड़ा सा रफ है ना, लेकिन ऐसा सही है। तो यहाँ पे क्या है, भूटान है आपका, ये आपका भूटान हो गया। एक मिनट रुक जाइए, ये आपका भूटान हो गया, ठीक है। तो जो आप यहाँ ये ऊपर चाइना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, चाइना तिब्बत जो भी, और यहाँ पे इंडिया ये है नीचे, ये जो है आपका बंगाल है ना, ये आपका बंगाल है, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका बंगाल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं पे होगा डोकलाम, है ना, यहाँ पे कहीं पे डोकलाम है। तो देखिए यहाँ पे भूटान का बॉर्डर भी मिलेगा, और ये ऐसे नहीं है, रुक जाइए, ठीक है। तो ये ऐसे करके मिलेगा यूं, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे डोकलाम है, तो इससे क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों कंट्रीज के बॉर्डर मिल रहे हैं, इधर से इंडिया का मिल रहा है, इधर से चाइना भी है, और इधर से भूटान भी है आपका। वैसे तो भूटान का हिस्सा है डोकलाम जो है, लेकिन यहाँ पे चाइना इसको क्लेम करता है कि ये एरिया हमारा है। अब क्या होता है, इंडिया इंडिया अगर ये एरिया चाइना के पास चला जाएगा तो इससे दिक्कत क्या है, देखिए ये जो जगह है ना, ये छोटी सी पतली सी जगह है, जो इंडिया को जो मेन इंडियन लैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हमारा। जैसे इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये जो पतला पतला से कॉरिडोर है, पतली सी जो लाइन जा रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। तो ये 23-24 किलोमीटर चौड़ी लाइन है, चौड़ी जगह है, यहाँ पे खाली 23-24 किलोमीटर चौड़ी जगह है। तो अगर चाइना इस डोकलाम वाले एरिया पे कब्जा कर लेगा ना, तो फिर क्या होगा, इसको सीधा सीधा हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसका एक्सेस मिल सकता है। मतलब ऊपर वाले एरिया पे बैठा होगा, और जो नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको बिल्कुल बिल्कुल आराम से देख सकता है वो, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से आराम से देख सकता है उसको, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और कभी भी चाहे तो इसको ऐसे करके ब्लॉक कर सकता है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया इसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइना ने, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, इससे हमारा एक्सेस कट जाएगा, और इससे एक्सेस कट जाएगा तो ये सारा नुकसान की बात है हमारे लिए, है ना। हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया पूरा एक पूरा जो हिस्सा है, अगर वो कट जाए भारत से किसी तरह से, हम यहाँ से जो मेनलैंड इंडिया है यहाँ से यहाँ ना जा पाए, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। तो ये जो सारी चीज है, ये सारी चीज चाइना एक बार कर चुका है। एक बार चाइना 2017 में जो है ये वाला वो चाइना इस बार यहाँ पे खड़े होकर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर उनके बीच में स्टैंड अप हो चुका है, क्योंकि चाइना ने सारे अपने सोल्जर यहाँ खड़े कर दिए थे भूटान के यहाँ पे, ये सोच के भूटान तो देश छोटा सा देश है, आर्मी वार्मी इतनी बड़ी बड़ी है नहीं, तो ये डर जाएंगे। लेकिन फिर इंडियन आर्मी को आना पड़ा। एक तो देखिए भूटान की सुरक्षा करने की गारंटी इंडियन आर्मी ने ले रखी है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो हमारा खुद का भी इंटरेस्ट खराब हो रहा है ना, क्योंकि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सीधे चाइना को एक्सेस मिल रहा है, तो इस वजह से हमारा जो है चाइना को पीछे ढकेलना इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से ये सिलीगुड़ी जो नॉर्दर्न आपका ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ आता है, आपके नॉर्दर्न बंगाल वाले एरिया में आता है ना, तो इसी एरिया में ये एक्सरसाइज की जा रही है। ये जो आपकी एक्सरसाइज है तस्करी प्रहार, ये आपकी कहाँ की जा रही है, नॉर्दर्न बंगाल में की जा रही है। और इस वाले एरिया में नेवी का कोई काम नहीं है ना, क्योंकि नीचे यहाँ बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे पानी का तो कोई एरिया है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे इंडियन नेवी को नहीं इंक्लूड करके आपका इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्योंकि कल को यहाँ पे मान लीजिए कोई युद्ध हो गया है, कुछ भी हुआ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो नेवी तो इसमें कुछ कर नहीं पाएगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि नेवी उसके ऊपर जमीन के ऊपर अपना वो चला देगी जहाज, तो जो सारा काम करेगा कौन करेगा, या तो नेवी आर्मी लड़ेगी आपकी, या तो आपके आर्मी के सोल्जर लड़ेंगे, या तो फिर कौन लड़ेगा, या तो फिर एयरफोर्स के सोल्जर होंगे वो लड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी नेवी जो है उसको इंडियन नेवी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया नेवी को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, और फिर मैंने ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है ये भी बता दिया। फिर इसमें जो पूरा एंगल है आपको डोकलाम वाला ये भी बता दिया। ये जो एरिया है ना इंडिया का, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है चिकन स्नैक। चिकन स्नैक के नाम से क्यों बुलाया जाता है, चिकन मतलब जो मुर्गी होती है, और नेक मतलब उसका गला, उसके नाम से क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि मुर्गी का गला, क्योंकि देखिए ये बहुत पतला सा एरिया है, मैंने आपको बताया, कुल 23-24 किलोमीटर चौड़ा एरिया है, 23-24 किलोमीटर चौड़ा एरिया है ये।
तो क्या होगा, अगर मान देखिए जैसे मुर्गी होती है, उसकी गर्दन बहुत पतली होती है, अगर हम उसको हल्का से ही दबा दें उस गर्दन को, उसकी को बहुत पतली गर्दन होती है, तो वो मर जाएगी, है ना, थोड़ी बहुत टाइम में मर जाएगी। उसी तरह ये गर्दन की तरह है कि यहाँ पे अगर चाइना इसको ब्लॉकेट कर दे, इसका मतलब ये हमारी गर्दन को उसको दबा दिया, तो चिकन स्नैक को उसको दबा दिया, तो ये वाला जो हमारा एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ का हमारा एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे चिकन स्नैक भी लिखा हुआ, चिकन स्नैक भी लिखा हुआ दिखता है ना, तो वो भी इसी एरिया की बात हो रही है। वैसे इसका नाम क्या है, वैसे इसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसका नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, जीवन विद्या शिविर ऑर्गेनाइज फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है आपकी, उसने ये एक शिविर ऑर्गेनाइज किया है ना। किस किस क्या है शिविर का नाम, जीवन विद्या शिविर। तो ये शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके टीचर के लिए किया गया है। अब बेसिकली ये क्यों किया गया है, ये जानना है हमारे लिए, जानना। देखिए क्या है, ये जो पूरा शिविर है खाली टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज हुआ है ना, बच्चे इसमें नहीं जाएंगे, टीचर्स के लिए हुआ है। इसमें क्या होगा, जो अलग अलग स्कूल के टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली के, वो यहाँ पे आएंगे और उनको बहुत सारी चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे आपको नहीं पढ़ाना है, कैसे आपको काम करना है, बच्चों को कैसे इंटरेस्टेड रखना है सब्जेक्ट्स में, है ना, मतलब नई नई टेक्निक्स जो होती हैं, कैसे आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन करना है, ऑनलाइन आपको चलाना आना चाहिए, ऑनलाइन आपको पढ़ाना आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, अब जैसे अभी कोरोना वायरस जब आया तो सब क्लासेज ऑनलाइन चलने लगी, तो बहुत सारे टीचर को परेशानी हुई। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ पहले से कुछ सीखा नहीं, और अब जो एक टाइम पे सीखना पड़ गया उनको, बहुत जल्दी से क्यों सीखना पड़ गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एकदम से सब लॉकडाउन लग गया और स्कूल वगैरह बंद हो गए। जो भी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन चल रही थी, लाइव चल रही थी ना सब सारी क्लासेस आपकी फोन्स वगैरह पे, तो वो जो है उनको हो नहीं रही थी उनसे ठीक से। इस बार ये सारी जो परेशानी है दोबारा से ना हो, ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको खत्म किया जा सके। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी। देखिए डिजिटल डिवाइड होता है, कोई भी डिवाइड है ना, कोई भी बटी हुई चीज है ना, जो मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको डिजिटल सारी चीजें चलानी आती है, मतलब फोन वगैरह और ये सब चलाने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं चलाना आता, तो इन दोनों के बीच में जो लकीर खींची हुई है ना, इन दोनों के बीच में जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। क्यों, क्योंकि जिन लोगों को नहीं चलाना आता वो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड इसमें नहीं कर पाते, और जिनको चलाना आता है वो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, और आजकल बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो रही है ज्यादा से ज्यादा, उसकी वजह से जिनको नहीं चलाना आता ये जो बहुत सारी चीजों से वंचित हो पा रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में एक डिवाइड, एक लकीर खिंच गई है। तो उस डिवाइड को जो बोलते हैं, उस लकीर को क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। जिनके बीच में, जिनको चलानी आती है, जिनको टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती है, और जिनको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, ठीक है, उसको डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। तो क्या है कि ये टीचर जो है सब नई तरीके सीख सकें, सब जो पूरा बच्चों को कैसे इंटरेक्शन उनसे बना के रखना है, कैसे उनको इंटरेस्टेड रखना है पढ़ाई में, और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उन सब में कैसे इंक्लूड करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो स्कूल वगैरह कराते हैं ना, जो पढ़ाई से अलग होती है है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, पेंटिंग वगैरह कराई जाती हैं, बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खिलाए जाते हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करा के बच्चों को एंगेज रखना, कॉलेज स्कूल के कामों में, पढ़ाई कैसे और इंटरेक्शन बना सकते हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके सारी जो है, ये जो है आपके सारी क्या है, अब ये जो शिविर है इसके सारे ऑब्जेक्टिव है, ये करना चाहता है ना। फिर इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव सही में फॉलो करना चाहता है, मतलब जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो क्या बोला है यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्या बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो जो है बच्चों को पढ़ाता है ना, इस चीज को इंश्योर करने के लिए पढ़ाता है वो, मतलब पढ़ाता क्यों है बच्चों को, क्या इंश्योर करने के लिए पढ़ाता है कि कल को उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी हो सके, कल को बहुत अच्छी जॉब मिल सके, आगे जाके प्रोफेशनली बहुत अच्छे से काम कर सके, बहुत अच्छे से सीख सके चीजें, है ना, और बहुत कहीं पे जाके अच्छा कमाए, अच्छा खाएं अपना। यही तो चीज होती है, जो एजुकेशन हमको दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है ताकि नॉलेज आपको अच्छी हो और कल आगे जाके अच्छा खाए कमाए। यही चीज बोलते हैं ना, कोई भी आप कहीं भी देख लो तो आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे जाके नौकरी नहीं लगेगी, सही तो नौकरी लगना ही तो मेन मोटिव होता है जब पढ़ते हो आप। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि देखिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को प्रोफेशनली तो तैयार कर रहा है, मतलब जॉब वगैरह के लिए तो तैयार कर रहा है, लेकिन ये इंश्योर नहीं कर रहा कि बच्चे जो है वो अच्छे इंसान भी बनेंगे, है ना, बाई हार्ट भी अच्छे होंगे, इथिकली अच्छे होंगे, ये सब जो है इसके लिए जो है वो बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये जो है ये चीज इंश्योर नहीं कर रही जो हमारा
आपका एजुकेशन सिस्टम है ना। तो हमको क्या करना है, ये जो सिविर है इसमें टीचर्स को क्या सिखाया जाएगा, टीचर से क्या बोला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो इंटरेक्शन करना है, ये सब चीजें सीखनी है ना, हम जो है आपको सिखाएंगे कि इथिकली बच्चे को कैसे सिखाना है चीजें, उसको कैसे इंप्रूव करना है ना, जो है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है ताकि वो आगे जाके अच्छा इंसान बन सके, प्रोफेशनली तो अच्छा हो ही हो और ह्यूमैनिटी भी हो उसके अंदर, ह्यूमन नेचर जो है उसका वो भी अच्छा हो, और वो भी जो है किसी को परेशान ना करे आगे जाके, और ह्यूमैनिटी दिखाए हमेशा, है ना। ओके, ये भी इसका एक इंश्योर करने का, ये जो आपका सिविर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये चीज भी इंश्योर करने के लिए ये जो सिविर है इसको इंक्लूड किया जा, इस सिविर में इंक्लूड किया गया है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका, कैसे प्रोफेशनली तो अच्छा काम करे हमारा एजुकेशन सिस्टम, उससे जो प्रोफेशनली अच्छा काम करे उसके लिए तो मैंने ये सब पॉइंट बताई दी आपको कि टेक्नोलॉजी पे काम करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है बच्चों को, और इन इंटरेक्शन कैसे बढ़ाया जाए, उनको जो है इंकरेज कैसे किया जाए, पढ़ाई के लिए क्या क्या चीजें उनको बताई जाए, उसके साथ साथ उसका जो ह्यूमन नेचर है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको इंसान अच्छा कैसे बनाया जाए, अगर हिंदी लैंग्वेज में बोलूं आपको मैं, तो आप उसको इंसान कैसे अच्छा बनाया जाए, ये जो वैल्यूज होती है, एथिकल वैल्यूज है, उसको कैसे कैसे सिखाई जाए, क्या जो जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है बच्चे को आनी चाहिए आगे जाके, ताकि बहुत अच्छे से बच्चा रह सके, है ना। प्रोफेशनली अच्छा हो और बाय नेचर अच्छा नहीं है तो वो भी चीज अच्छी नहीं होती है, तो जो नेचर है उसके ऊपर भी बच्चे के ऊपर काम किया जाए, टीचर जो है उस सब चीजों को सीखें और बच्चे को जाके सिखाएं, और उस पर जो है बच्चा भी काम कर सके और अपना नेचर जो है उसको सुधार सके, जो अपना ह्यूमन नेचर है उसके ऊपर काम किया जा सके, है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, जैसे मैंने आपको कल की वो बताया था, वो जो मेंटल इलनेस के बारे में बताया था, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, ये सब परेशानी होती है बच्चों को, है ना, प्रेशर झेलते हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ाई की वजह से, अपनी की वजह से, तो ये जो प्रेशर है इनको कैसे काउंटर करना है इसके ऊपर भी इसमें सिखाया जाएगा, मतलब टीचर को ओवरऑल सब कुछ सिखाया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा कि बच्चों के साथ कैसे आपको इंटरेक्शन करना है, कैसे प्रोफेशनली उनको अच्छा बनाना है, कैसे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज उनको सिखानी है, एथिकल वैल्यूज उनको सिखानी है, कैसे जो प्रेशर में आ जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें, या फिर प्रेशर नहीं लेना है, कैसे लेना है, कब ले सकते हैं, और उसको हैंडल कैसे करना है, ये सब चीजें जो है, पूरा प्रेशर जो है अपने दिमाग में सारा ज्यादा स्ट्रेस न डाल के उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, ये सब उनको बच्चों को सिखाया जाएगा, है ना। ये बच्चों को सिखाए टीचर, इस सब की ट्रेनिंग दी जाएगी इस शिविर में, जीवन विद्या शिविर में। ओके, तो ये शिविर है टीचर्स के लिए, जो गवर्नमेंट टीचर्स है आपके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको ये जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है पॉइंट आपका, अदानी ग्रुप सेव्ड बाय यूएई एंड इजराइल। देखिए अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था अडानी ग्रुप जो है उसकी एक परेशानी हुई है। क्या परेशानी उसको हुई है अडानी ग्रुप को, कि एक यूएसए की कंपनी है, उसने क्या किया है, इनके खिलाफ एक रिपोर्ट छापी है। इसके खिलाफ रिपोर्ट छापी है अडानी ग्रुप के खिलाफ। तो वो जो कंपनी है ना, उस कंपनी ने जो रिपोर्ट छापी है, उसने उस कंपनी में क्या लिखा है, उस कंपनी, देखिए पहले उस कंपनी का नाम सुन लीजिए, उस कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग। क्या नाम है, हिंडनबर्ग उस कंपनी का नाम है। उस कंपनी ने क्या लिखा है, हिंडनबर्ग। तो उस कंपनी ने क्या लिखा है इनके बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में, कि देखिए ये जो अडानी ग्रुप है, जो है इसकी जो है बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, इसके जो शेयर है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत तेजी से इसके शेयर सही में ऊपर बढ़े हैं अभी कुछ दिन, पिछले कुछ सालों में। जो अडानी ग्रुप है ये अब जो है अभी तक, मतलब जब तक ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो टॉप थर्ड आ गया था, ये दुनिया के तीसरे नंबर पर गौतम अडानी कंपनी आ गई थी। ये जो गौतम अडानी, ये जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी कंपनी है, तो ये जो अडानी ग्रुप है ना, तीसरे नंबर पर आ गई थी पैसे के मामले में, पूरी दुनिया में पैसे के मामले में तीसरे नंबर पर आ गई थी। तो इसके खिलाफ जो रिपोर्ट छापी है हिंडनबर्ग ने, ये हिंडनबर्ग जो है आपका यूएसए का एक वो है, यूएसए की कंपनी है। तो ये जो रिपोर्ट छापी है, इसमें क्या रिपोर्ट छापी है कि ये जो है इनके यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसे इनके यहाँ पे ठीक से नहीं होते हैं, इन्होंने इतना सारा लोन उठा रखा है ना, अपने जो एम्प्लॉय है उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, और मतलब यही बहुत सारी उल्टी सारी चीजें, जो इनके सीए वगैरह है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, इनके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो फ्लॉड हैं, है ना, मतलब जो इनके वो मतलब इनकम टैक्स वगैरह वाले रिकॉर्ड्स होते हैं, ये इनके ठीक नहीं है। ऐसी सब बातें इनके लिए, अडानी ग्रुप के लिए, ये जो हिंडनबर्ग है आपने इसी ने बोली थी। अब जब ऐसा होता है, जब ये सब चीजें होती हैं, तो क्या होता है, लोग जो लोग इसमें इसके शेयर्स खरीद रहे थे, है ना, जो लोग शेयर्स खरीद रहे थे किसके, गौतम अडानी के, ये जो अडानी ग्रुप है इसके शेयर्स खरीद रहे थे, ये सब जो है शेयर्स लोगों ने बात बेचने शुरू कर दिए। अब जैसे देखिए इसमें जो आपका शेयर मार्केट होता है, इसमें दो तरह से पैसे कमाए जाते हैं, एक को बोलते हैं लॉन्ग, ये भी मैंने समझाया था आपको, एक को बोलते हैं लॉन्ग और एक को बोलते हैं शॉर्ट। तो देखिए अगर आप किसी पे पैसे लगा रहे हो, किसी के शेयर पे, ये बोल के कि ये जो है अगले कुछ दिन में बढ़ेगा शेयर, मतलब इसकी अमाउंट जो है बढ़ेगी, इसके पैसे बढ़ेंगे, है ना, और पैसे उसके बढ़ते हैं, तो आपको उस हिसाब से पैसे आपके मिलेंगे, आप उस हिसाब से कमाई कर लोगे। एक तो ये तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने किसी
पैसे लगाए क्या कह के कि अगले कुछ दिन में इसके ये जो इसके शेयर है इसकी जो अमाउंट है गिरेगी, है ना। तो जब अमाउंट गिरेगी तो आपको शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट करके आपको पैसे लगाने होंगे। तो जो आपने इसमें जो अगर वो सही में गिरी तो आप उसी के हिसाब से पैसे कमा लोगे, है ना। ये दो तरीके होते हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने के। अब क्या हुआ, जैसे अडानी ग्रुप का, जैसे अडानी ग्रुप है, ये जो अडानी ग्रुप है इसके बारे में जब ऐसी रिपोर्ट छपी तो क्या हुआ, इसके शेयर गिरने लगे। अब लोगों ने क्या किया, इसके शॉर्ट शॉर्ट करके शेयर खरीद लिए। अब इसके शेयर लगातार गिर रहे हैं। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे अगर बात करूं, ये टॉप 3 में था उस टाइम पे जब ये रिपोर्ट आई थी। अब ये 11वें नंबर पे आ गया नीचे गिर गिर के। इसकी इतनी वो गिर गई है, इसकी जो शेयर्स वगैरह है, इसकी जो आमदनी है वो इतनी गिर गई है कि अभी 11वें नंबर पे आ गया है ना, 11वें नंबर पे आ गया, 11वें पे, ठीक है। और पहले ये कहा था, पहले तीसरे नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट तक इसकी गिरावट आ चुकी है। तो ये जो हिंडनबर्ग है ये ऐसे पहले भी बहुत सारे काम कर चुका है। जो हिंडनबर्ग है आपका, ये क्या करता है, कोई भी कंपनी जब बहुत ज्यादा आगे चली जाती है ना तो उसके खिलाफ कोई ना कोई रिपोर्ट छाप के, है ना, उसके खिलाफ रिपोर्ट छापी। इसने जो रिपोर्ट छाप देता है क्योंकि बहुत रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की, यूएसए की। तो जब वहां ये रिपोर्ट छापता है कोई किसी कंपनी के खिलाफ तो लोग समझते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी शेयर निकालना शुरू कर देते हैं, शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे क्या कंपनी करता है, जब शेयर निकालना लोग शुरू कर देंगे, शेयर बेचना शुरू कर देंगे अपना, तो क्या होगा, कंपनी की जो वैल्यू है नीचे गिरती रहेगी, शेयर्स की वैल्यू है। तो ये क्या करता है हिंडनबर्ग, इतने में ही जो कंपनी कोई भी है उसके शॉर्ट्स के ऊपर पैसे लगा देता है कि इसके शॉर्ट होंगे शेयर। और जब क्योंकि जब सही में नीचे गिरती है तो उसी से पैसे कमाता है बहुत बढ़िया से। तो वही काम इसने गौतम अडानी के, ये जो आपकी अडानी ग्रुप है इसके साथ किया। इसने क्या किया कि ये जो गौतम अडानी है इसके खिलाफ रिपोर्ट छापी और सबसे ये भी बोला कि जिसको भी पैसे कमाने हैं ना, जिसको भी पैसे कमाने, हमारी जो रिपोर्ट है इसके आधार पे जो भी गौतम अडानी के शेयर हैं, जो भी आपके अडानी ग्रुप के शेयर हैं, उनकी जो शॉर्ट पे पैसे लगा दो, है ना। अब लोगों ने पैसे लगाए शॉर्ट पे, इन्होंने खुद भी पैसे लगाए, तो इसको जो शेयर है इनके इतने तगड़े गिरे, आप देख सकते हो। कभी ये तीसरे नंबर पे आया करते थे, 11 नंबर पे आ गए, तो सोचे कितने नीचे शेयर गिरे होंगे इनके। शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं इनके, और जो शेयर की अमाउंट है बहुत तेजी से नीचे गिरी है। और इतनी तेजी से नीचे गिरी है तो शॉर्ट करे जिस लोगों ने, उसको फायदा हो गया। जिसने लॉन्ग किया होगा उसको नुकसान भी तगड़ा हुआ है, और जिसने शॉर्ट किया उनको फायदा भी बहुत हुआ होगा, उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए होंगे। तो अब यहाँ पे मैं यूएई, ये तो मैंने आपको पहले की बात बता दी जो अभी तक हुई थी। आज जो न्यूज है इसकी बात करते हैं। तो यूएई और इजराइल जो है ये कहां से आगे इसमें, देखिए यूएई की एक कंपनी है, यूएई की कंपनी है। उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है आपका, यूएई की जो कंपनी है आईएचसी, क्या है, आईएचसी कंपनी का नाम है आपका, आईएचसी इंटरनेशनल होल्डिंग काउंसिल। क्या है, इंटरनेशनल होल्डिंग काउंसिल, आईएचसी इंटरनेशनल होल्डिंग काउंसिल। तो ये जो कंपनी है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है यूएई की, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, इसकी बहुत बड़ी कंट्री है आपकी, कंपनी है आपकी आईएचसी इंटरनेशनल होल्डिंग काउंसिल। तो ये जो कंपनी है आपकी, इसका क्या हुआ है, इसने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है कहां पे, इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है आपके गौतम अडानी की कंपनी में, है ना। जो गौतम अडानी का एफपीओ है, गौतम अडानी का जो एफपीओ है इसके अंदर इसने इन्वेस्टमेंट किया है। जो आपकी कंपनी है आईएचसी, है ना, ये यूएई की कंपनी है, इसने इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसने, इन्वेस्टमेंट किया है $400 मिलियन का। यूएस डॉलर की बात हुई है, $400 मिलियन। अगर इंडियन रुपये में बात करूं तो कितने, इंडियन रुपये में अगर मैं बात करूं तो 3,02,000 करोड़, है ना, 3,02,000 करोड़, ठीक है ना, इतने का, या फिर बोल दो 3.2 करोड़, ऐसे बोल सकते हो आप। इतने पैसे का इसने इन्वेस्टमेंट किया, किसने इन्वेस्टमेंट किया, इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है आपका जो ये आईएससी कंपनी है। कहां पे, गौतम अडानी के शेयर्स में। ये जो गौतम अडानी बोल देता हूं मैं बार बार, जो अडानी ग्रुप है इसके शेयर में जो है, इनके शेयर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी जो एफपीओ है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। एफपीओ क्या है, एफपीओ का मतलब है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा ना लोन उठाए जाते हैं। जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है, जो पब्लिक से ऑफरिंग करवाई जाती है, पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं ना, पब्लिक से बोला जाता है हमको इस चीज के लिए पैसे चाहिए, आप हमारे बॉन्ड्स खरीद सकते हो। बॉन्ड्स का सिस्टम मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अपने बॉन्ड्स निकालती है और इस बॉन्ड्स जो है उनके बदले में लोगों से पैसे लेती है। कोई आदमी ले ले, है ना, कोई जो बॉन्ड खरीदेगा उससे, कोई आदमी हो, कोई कंट्री हो, कोई कंपनी हो, जो भी जो है इन शेयर जो बॉन्ड्स को खरीदेगी उसको उतने पैसे जिस हिसाब से पैसे बॉन्ड के होंगे उस हिसाब से पे करना होगा। तो ये जो है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पे क्या था, गौतम अडानी कुछ पैसे उठा रहे थे, पब्लिक से कुछ पैसे मांग रहे थे अपने जो प्रोजेक्ट है उनके लिए। लेकिन जब ये हिंडनबर्ग की जो है आपका इसकी रिपोर्ट आई, है ना, इसकी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो क्या हुआ, इनके जो शेयर है वो गिरने लगे। अब तो फिर दिक्कत आ गई। जब इनके, देखिए कोई भी चीज, कोई भी आदमी आपको पैसे कब देगा, जब उसको पता है कि उसके पैसे तो हैं वो गिरेंगे नहीं, वो डूबेंगे नहीं, जब ही देगा। लेकिन यहाँ पे जब इनके शेयर गिरने लगे, कोई आपको, तो इनको पैसे कोई क्यों देगा, क्योंकि इनके शेयर गिर रहे हैं। इसका मतलब जो है कि
उन लोगों के पैसे डूबेंगे, है ना, लोगों के पैसे डूबने की आशंका बढ़ गई ना, भले ही डूबे ना, क्योंकि एक ना एक जगह पे जाके तो गौतम अडानी की कम जो ये जो है आपके ये जो अडानी ग्रुप है इसके शेयर थम जाएंगे, कहीं ना कहीं तो थमेंगे, भले बहुत नीचे जाके थमे, लेकिन थमेंगे तो जरूर, है ना। और इतनी छोटी तो कंपनी है जब दुनिया की तीसरे नंबर पे आती थी, अब भले ही 11 नंबर पे आ रही है, ज्यादा से ज्यादा गिर के चलो 20 पे आ जाएगी, है ना, 22 पे आ जाएगी, 30 पे आ जाएगी, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी कल को खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों को नुकसान तो होगा, कंपनी जो है नुकसान तो झेल रही होगी, तो ऐसी नुकसान वाली डील में कौन ही पैसे लगाना चाहेगा। लेकिन जब एक बहुत बड़ी कंपनी ने, आईएसजी ने, ये जो आईएसजी कंपनी है ना, इंटरनेशनल होल्डिंग काउंसिल, इसमें जो शेयर्स है ना, जो इसके शेयर होल्डर है कौन है, जो यूए की रॉयल फैमिली है, यूएई की रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली मतलब जो वहां के राजा वगैरह हैं, जो उसके शेयर है इस कंपनी में, जो वहां के राजा वगैरह हैं उसके शेयर है इस कंपनी में। तो जब कोई सॉरी, तो जब इतनी बड़ी कोई कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है ना, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोगों का विश्वास होता है कि देखिए जब इतनी बड़ी कंपनी जो है वो लगा रही है पैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब उनको भी डर होगा, बड़ी कंपनी को भी तो डर होता है, इनके भी तो पैसे डूबेंगे। तो जब उनको डर नहीं हो रहा कि जी हमारे पैसे डूबेंगे, इसका मतलब ये जो शेयर्स हैं जो है हमको भी हमारे भी नहीं डुबाएगा पैसे, और जो है हम भी स्टेबल कर पाएंगे अपने शेयर्स को। तो लोग क्या है विश्वास करेंगे, जब ये आपका आईएसजी जो है पैसे लगाएगी, आईएसजी जो आईएचसी जो है ये पैसे लगाएगी गौतम अडानी के जो शेयर है उसमें, है ना। उसके बाद क्या होगा, और लोग जो है वो भी यहाँ पे आके पैसे लगाने लगेंगे। वो जब ज्यादा पैसे लगाने लगेंगे लोग, तो ये जो शेयर नीचे गिर रहे हैं इसी वजह से गिर रहे हैं क्योंकि लोग बेच रहे हैं, पर जब लोग पैसे लगाने लगेंगे, इनके शेयर खरीदने लगेंगे, तो ये जो है रुक जाएगा एक जगह पे जाके। अब बात क्या है, देखिए जब इन्होंने पैसे लगाए आईएसजी ने, तो उसके बाद जो इनके शेयर हैं गौतम अडानी के लिए कुछ स्टेबल हो गए। कुछ स्टेबल का मतलब कि गिर तो ये अब भी रहे, पर जितनी तेजी से गिर रहे थे पहले, कैसे गिर रहे थे, 5-5, 10-10% एक एक दिन में गिर जा रहे थे, है ना। लेकिन अब जो है क्या हो गया है, अब 1-1, 2-2% गिर रहे हैं, मतलब कुछ कम हो गए हैं। जैसे गौतम अडानी जो है बहुत सारे सेक्टर्स में आपके मेन काम क्या है, गौतम अडानी की जो कंपनी है आपकी अडानी ग्रुप, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है पोर्ट्स जो होते हैं ना उनको एक्वायर करके उनका जो है मैनेज करना है, ये इनका मेन काम है, जो इनकी मेन कंपनी है। उसके बाद इन्होंने फिर बहुत सारी कंपनी और भी खोली हुई है, जैसे पेट्रोल के उसमें खोली हुई है, एनर्जी के उसमें खोली हुई है सेक्टर में, है ना। और इन्होंने और भी मतलब बहुत सारे मेडिकल के सेक्टर में खोली हुई है। ऐसे इन्होंने जो कंपनी, जैसे अभी अभी इन्होंने वो जो आपका एनडीटीवी है उसको खरीद लिया था, एनडीटीवी तो वो मीडिया के सेक्टर में हो गई, एनडीटीवी जो वो है ना न्यूज चैनल, उसमें कुछ शेयर्स खरीद लिए थे, तो वो ये मीडिया के शेयर में भी, जो मीडिया वाली कंपनीज है वहां पे भी जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हर सेक्टर में, धीरे धीरे हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है आपकी जब बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे हर सेक्टर में जाने लगती है ना। जैसे टाटा है, देखिए टाटा गाड़ी भी बनाता है, स्टील भी बनाता है टाटा, है ना, टाटा चाय भी बनाता है, और बहुत सारी चीजें आप टाटा के बारे में जानते हो, है ना। टाटा जो है, ये वोल्टास जो कंपनी है टाटा के अंदर आती है, तो वोल्टास तो फ्रिज वगैरह और ये सब भी बनाती है, एसी वगैरह। तो जो टाटा है वो हर फील्ड में, इसी तरह गौतम अडानी धीरे धीरे करके हर फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि टाटा तो बहुत पुरानी कंपनी है ना। गौतम अडानी जो है अभी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसने अब जो है अलग अलग सेक्टर में जाना शुरू कर दिया है। तो क्या है, जो गौतम अडानी के मेन कंपनी के शेयर है, जो पोर्ट वाली कंपनी है, उसके तो थोड़े स्टेबल हो गए, लेकिन बाकी सबके स्टेबल नहीं हो रहे। किसकी वजह से, ये जो आईएचसी है, जो आपकी कंपनी है यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग काउंसिल, जब इसने पैसा लगाया है, ये जो एफपीओ भी पैसा लगाया है, तो किसकी में, उनकी मेन कंपनी है ना उसमें लगाया है, जो तो अडानी ग्रुप है इसकी मेन कंपनी है पोर्ट वाली, उसमें लगाया है। तो उसके शेयर तो थोड़े थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, नीचे गिरने थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सबके शेयर तो लगातार गिर रहे हैं। तो बाकी सबके जो शेयर लगातार गिर रहे हैं 4-4, 5-5, 10-10% से जो नीचे गिर रहे हैं डेली डेली, उसकी वजह से जो है इनकी जो ये नीचे गिर रही थी इनकी आसामी जो इनकी पूरी सेल, वो जो आपकी इनका पूरा पैसा है वो नीचे गिर रहे हैं, जो शेयर है नीचे गिर रहे हैं, जिनकी वजह से ये नीचे नीचे होते चले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए जो आपका पूरा लगाया जाता है ना कि आपकी पूरी इनकम वगैरह क्या है, वो जो नॉर्मल इनकम होती है वो तो ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट होते हैं वो भी सब लगाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज इसमें होती है ना वो होते हैं जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए जो शेयर्स होते हैं ना यही होते हैं जो मेन डिफरेंस बनाते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और एक साथ बहुत ज्यादा घट सकते हैं, वो स्थिति के ऊपर आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि बाकी जो कंपनी का प्रॉफिट वगैरह है ये सब तो नॉर्मल रहेंगे, थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, 10-5% बढ़ जाया करेंगे हर साल, अगर बढ़ाने भी लगो महीने दर महीने बढ़ाओ। लेकिन ये शेयर्स होते हैं ना ये सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस लेके आते हैं बीच में। तो जब ये एफपीओ में पैसे लगे तो जो मेन कंपनी थी इनकी उसके शेयर जो है थोड़े से स्टेबल हो गए, लेकिन बाकी जो कंपनी है उनके शेयर जब बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो वो जो शेयर गिर रहे हैं ना इसकी वजह से अभी इनकी वो भी गिर रही है, जो इनकी रैंक है वर्ल्ड में पैसे के मामले में वो भी धीरे धीरे नीचे गिर रही है ना। लेकिन अब थोड़े बहुत दिन में स्टेबल हो जाएगी ना, हो जाएगी, लेकिन अभी तो नीचे गिर रही है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी वजह से नीचे गिर रही है। अब क्या था, सबका मानना क्या था कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ना इसके खिलाफ अडानी ग्रुप कुछ बोलेगा, लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप ने भी कुछ नहीं बोला। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको हटाने का, कि आप जो है उसको काउंटर करो, इल्जाम जो है वो है ना उनको हटाओ और सब कुछ बताओ कि जी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन जो आपका ये है गौतम अडानी, ये जो आपकी अडानी ग्रुप्स है,
इसने अभी तक कोई जो है ऐसा सबूत नहीं दिया जिसको सब विश्वास करे। बस इसने 400 पन्नों की पूरी एक पेज बना के, कॉपी बना के, मतलब एक पूरी रिपोर्ट बनाई है 400 पन्नों की, वो भेज दी है। और उसमें सबसे मेन लाइन जो फेमस हुई है ना, बस एक ही लाइन फेमस हुई है उसमें से, बाकी सब ऐसे नॉर्मल इधर उधर 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 घुमाना वाला सिस्टम इन्होंने कर रखा है कि इधर से उधर घुमाना, इधर से उधर घुमाना, टालने वाला सिस्टम। बस एक ही लाइन इसमें से फेमस हुई है क्या, कि अगर अडानी ग्रुप गिर जाएगा तो इंडिया इंडिया जो है वो भी गिर जाएगी। ये जो हिंडनबर्ग का सीधा हमला है नहीं, अडानी ग्रुप पे नहीं है, ये इंडियन की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी पे। देखिए इनका कहना है, जो आपके अडानी ग्रुप है, इसका कहना है कि सीधा सीधा जो हमला है ये इंडिया की इकोनॉमी पे है, कि जो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको, इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी को गिराने के लिए इन्होंने ये काम किया है, ये इनका कहना है। देखिए इंडिया की इकोनॉमी में फर्क तो पड़ेगा क्योंकि इंडिया की कंपनी है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, है ना। सबसे ज्यादा नुकसान होना इन्हीं को हो रहा है, अडानी ग्रुप को। हाँ, लेकिन इंडिया की जो रेपुटेशन है, इंडिया की जो कंपनीज की रेपुटेशन है, उन पर फर्क पड़ेगा। देखिए अभी ये कंपनी है, अभी लोगों को पता चला है, जैसे जैसे हिंडनबर्ग ने कहा है ना, इनके अनुसार जो हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाया इसके अनुसार ये जो है उल्टे सीधे काम करते हैं, अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इंप्लॉय को सही से नहीं रखते, बहुत सारे लोन उठाते रहते हैं, वो पैसे खाते हैं, करप्शन वगैरह इनके यहाँ, ये सब इनके है ना, ये सब बोला गया। अब क्या होगा, कोई भी कल को पैसे लगाने की कोशिश करेगा इंडियन कंपनी में, तो वो देखेगा अरे एक अडानी ग्रुप कंपनी थी जो इतनी टॉप पे चली गई थी, दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गई थी, फिर उसके बाद जो है उसने उल्टा सीधा काम किया, तो और जो कंपनी है वो भी ऐसे उल्टा सीधा काम कर सकती है, तो जो और कंपनी में पैसे लगने थे ना वो भी पैसे नहीं लगाएगा फिर कोई। तो इस तरह से इंडिया की रेपुटेशन गिर सकती है, इंडिया की कंपनीज की, है ना। लेकिन वैसे अगर डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी की बात करो तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, जब आपके यहाँ कोई कंपनी है वो डूब रही है तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन इसी वजह से क्या है, यूएई को, ये जो आपकी गौतम अडानी है, गौतम अडानी की कंपनी जो है आपकी अडानी ग्रुप, इनको जो है अगर इनके यहाँ कुछ ऐसा उल्टा सीधा है नहीं तो जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ इनको बात करनी होगी, इसके खिलाफ जो है, और जो अपने ऊपर इल्जाम लगे हैं इन सबको हटाना होगा, इससे इनको भी फायदा होगा। देखिए जब कोई मुसीबत की चीज से आप बाहर निकल के आते हो ना तो आप बहुत मजबूत होकर आते हो। तो अगर ये जो मुसीबत की घड़ी इनके पास आई है, इसको अगर ये झेल जाए और इससे इससे जो है एकदम सही होकर बाहर निकल के आए, मतलब जो इनके ऊपर इल्जाम लगे उन सबको हटा के बाहर निकल के आए, तो एक और मजबूत कंपनी बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर हार गए तो बस फिर हार गए तो हार गए, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो इनको क्या करना होगा, इनको पूरी मेहनत करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि इनके अगर सच में ऐसा कुछ नहीं है तो उसको प्रूफ कर पाए, उसको प्रूफ करें और उसको प्रूफ करके आगे आए, क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन को तो तबाह करेगा ही करेगा ना। भले इंडिया की इकोनॉमी को इतना परेशान ना करे, लेकिन तबाही जो आपकी वो है रेपुटेशन है उसको तो खराब करेगा ही करेगा ना। इस वजह से तो मैंने आपको बता दिया यूएई के बारे में। अब इजराइल की क्या बात है, यहाँ पे इजराइल भी तो यहाँ पे जोड़ा हुआ है। देखिए इजराइल में क्या हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, अडानी ग्रुप जो है जो अडानी ग्रुप है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है पोर्ट्स खरीदना और उनको फिर ऑपरेट करना। तो आपका इजराइल में एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट इजराइल का एक पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह। मैं जब से पोर्ट बोल रहा हूँ, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। तो इनका जो काम है बंदरगाह जो होते हैं इनको खरीदना और इनके ऊपर काम करना, जो भी सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं उससे ये पैसे कमाते हैं और उस पूरे जो पोर्ट है उसको ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इजराइल का एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, है ना। वो जो पोर्ट है इजराइल की कंपनी, इजराइल जो है उसको बेचना चाहती थी, इजराइल की गवर्नमेंट। उसको बेचने का मतलब है लीज पे देना, लीज पे मतलब रेंट पे जो दिए जाते हैं ना, किराए पे जो दिए जाते हैं कुछ सालों के लिए, तो किराए पे देके पैसे लेगी, उसके हिसाब से जो भी जितने भी साल के लिए बेचा जा रहा है। तो चाइना की एक कंपनी है, चाइना ने मतलब चाइना की कंपनी ने पूरी कोशिश करी कि ये जो इजराइल का हाइफा पोर्ट है मिल जाए इनको, है ना, ये इनको मिल जाए, है ना। और डील पूरी हद तक साइन भी हो गई थी चाइना के साथ, चाइना की कंपनी के साथ। लेकिन फिर यूएस से बीच में आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि आप जो है इजराइल, आप जो है ऐसे इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे, वो कहां पे इंपॉर्टेंट पोर्ट, अगर मैं आपको इजराइल का मैप बना दूं हल्का सा, ये है ना, यहाँ पे पड़ेगा, ये जो है ये आपका मेडिटेरियन सी है ना, ये जो आपका मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका और जो आपका वो है यूरोप है उसके बीच में आपका मेडिटेरियन सी पड़ता है। तो ये जो है, ये जो पोर्ट है ये मेडिटेरियन सी में पड़ रहा है। तो जो मेडिटेरियन सी है, आप इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे जो है चाइना की कंपनी को पोर्ट कैसे दे सकते हो, ये कह के यूएसए बीच में आ गया। जो यूएसए बीच में आ गया तो इनकी डील कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अडानी ग्रुप ने बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा देके और ये जो पोर्ट है खरीद लिया। तो ये जो पोर्ट है इसको अभी 2-3 दिन पहले इजराइल जो है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने वो जो पोर्ट है ये हैंड ओवर किया है अभी, ये जो है आपके गौतम अडानी जो अडानी का ग्रुप है इस कंपनी को हैंड ओवर किया है। मतलब जो पेपर वगैरह डील वगैरह साइन होती है उसमें जो पूरी सेरेमनी होती है वो हुई है, और इन्होंने वो जो दिया है इनको, किसको दिया है, अडानी ग्रुप को दिया है ये जो पोर्ट है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, नेतन्याहू ने ये बोला है कि ये जो पोर्ट इंडिया, ये जो गौतम अडानी को हम दे रहे हैं ना, जो गौतम अडानी ने पोर्ट खरीदा है,
तो जब ये पोर्ट गौतम अडानी खरीदा है तो गौतम अडानी इसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट करेगा, इस पोर्ट को ऐसा बनाएगा कि यहाँ पे बिजनेस हो सके, सब कुछ हो सके, है ना। और जब पोर्ट को छोड़ के जाएगा, जब लीज खत्म हो जाएगी आपकी, जो रेंट जो है खत्म हो जाएगा, रेंट वाला पीरियड, उसके बाद ऐसा तो है नहीं जो फैसिलिटी यहाँ पे गौतम अडानी ने आपके अडानी ग्रुप ने लगाई होगी उसको उखाड़ के ले जाएगा। टेक्नोलॉजी वो तो पूरी जो भी फैसिलिटी होंगी वो तो रहेंगी, है ना। बस इसको जो डेवलप करने का काम है वो इसने किया है। डेवलप करने के बाद जो बहुत कुछ दिन तक, मतलब जितने भी दिन तक इसकी लीज रहेगी उतने दिन तक जो भी इसका फायदा होगा उसको गौतम अडानी उठाएंगे, कुछ परसेंट जो है इनको दे दिया जाएगा, उनको तो रेंट ही दी जाएगी वैसे तो, जो इजराइल की गवर्नमेंट है। उसके बाद जब ये लीज खत्म हो जाएगी उसके बाद वो फायदा उठाएंगे इससे। तो ये जो इजराइल है, इजराइल के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, इन्होंने क्या कहा है कि ये जो पोर्ट खरीदा गया है ना अडानी ग्रुप के द्वारा, ये इंडिया की सबसे बड़ी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग है। जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया इजराइल में करेगा ये उसकी स्टार्टिंग है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसे लगाए जाते हैं किसी भी कंट्री में, है ना। वो जैसे जापान की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो आप मतलब सब जानते होंगे आप, ऐसी मेन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन सब जानते हो कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जापान की हमारे यहाँ होती है। क्या, जो मेट्रो बनी हुई है दिल्ली में, तो दिल्ली मेट्रो जो है आपकी किसके द्वारा इन्वेस्टेड है, ये आपकी इन्वेस्टेड है जापान की कंपनी के द्वारा, है ना। जापान के द्वारा इन्वेस्टेड है। तो क्या है, जितना भी इसका रेवेन्यू स्टार्टिंग के कुछ दिन में आएगा, जब तक उसके सारे पैसे रिकवर नहीं होंगे जापान के, तब तक वो पैसे जापान लेता रहेगा। और जो पैसे हैं जापान ने लगाए हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ जो एक चीज बन गई, हमारे यहाँ जो मेट्रो बन गई, मेट्रो फैल गई हमारे यहाँ, तो हमको फायदा हो गया। जापान ने जो पैसे लगाए और इससे जो प्रॉफिट कमाएगा वो जापान कमाएगा, तो जापान को उससे फायदा हो गया। पैसे लगाने का जापान को फायदा, पैसे हमारे यहाँ पे लगाए उससे हमें भी फायदा मिल गया, है ना। वरना हमको अपने पैसे लगाने पड़ते, कहीं से लोन उठाना पड़ता है, कहीं से पैसे लेने पड़ते। इन किसी और कंट्री ने पैसे लगाए, उसको पिछले पहले कुछ सालों तक जब तक की डील साइन हुई होगी वो प्रॉफिट उठा लेगा, उसके बाद सारे पैसे हमारे जो प्रॉफिट हुआ करेगा। इसी तरह यहाँ पे होगा कि ये जो पोर्ट है इसको सारा इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, गौतम अडानी। ये जो है आपकी अडानी ग्रुप है, और इस पोर्ट को अच्छे से बना के और फिर उसके बाद सारा जो उस पर बिजनेस हुआ करेगा, जब तक ये लीज पर रहेगा गौतम अडानी इसका प्रॉफिट फायदा उठाएंगे। और उसके बाद जब ये लीज खत्म होगी तो इसको इजराइल को हैंड ओवर करके और फिर इजराइल जो है इसका फायदा उठाएगी। तो ये जो है नेतन्याहू ने बोला है कि ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे पहली मेजर इन्वेस्टमेंट है, और आज से इंडिया की जो मेजर इन्वेस्टमेंट है इजराइल में उनकी शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत अच्छे, इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो है इतना इंकरेजमेंट किसकी तरफ से मिला है, इजराइल की तरफ से मिला है। तो इसके जो शेयर्स हैं गौतम अडानी कंपनी जो है, अडानी ग्रुप, इसके शेयर जो है धीरे धीरे मजबूत होंगे अब, क्योंकि जैसे देखिए यूए की कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, और भी कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इजराइल की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है कंपनी को, ये सब चीजें सब सपोर्ट करने लगेंगी, तो धीरे धीरे इसकी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, लोग इसके शेयर दोबारा खरीदने, लोग इस पर विश्वास करेंगे, दोबारा इसको खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है जो यूएई ने इसको बचाने की कोशिश करी और इजराइल ने इनको बचा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट न्यूज क्या है आज की, वेव ऑफ टेक्नोलॉजी ले ऑफ। तो ले ऑफ का मतलब क्या होता है, ले ऑफ का मतलब क्या होता है, ले ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकाल देना। ठीक है, वेव ऑफ टेक ले ऑफ, टेक मतलब जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी होती है ना, जो आईटी की कंपनी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, उनकी बात हो रही है। ले ऑफ का मतलब जो इंप्लॉइज को निकाल दिया जाता है कंपनी से, उसको ले ऑफ कर देते हैं, बीच में जो निकाल दिया जाता है कंपनी से। तो क्या है कि ये जो है पूरी वेव चल रही है लोगों को कंपनी से निकालने की। वेव मतलब बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में, है ना। जैसे मान लीजिए 5-5 10 इंप्लॉइज को निकाल दिया जा रहा है, 100 200 300 इंप्लॉइज को निकाल दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, कैसी जो टेक कंपनी में इनमें हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, कल या परसों बताया था मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था जो हमारा रुपया है वो धीरे धीरे नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा क्या बताया था मैंने, तो जो यूएस का फेडरल बैंक है उसने जो है अपनी जो लोन लेने वाली शर्तें होती हैं वो बहुत कड़ी कर दी है, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि जब लोन नहीं लेगा कोई, तो हम जब लोन लेगा हमारे यहाँ उन्हीं पैसे से तो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो वहां से लोन उठा के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ से पैसे कमाएंगे, जहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे इन्वेस्टमेंट करके, उस सब पैसे से वहां पे अपनी जो ईएमआई भर के वो सारा लोन पटाएंगे। लेकिन जब इतनी सारी जो है वो हो गई है, इन्वेस्टमेंट करना, जो लोन लेना हार्ड हो जाएगा, तो लोन लेना जब हार्ड हो जाएगा, ज्यादा हार्ड शर्तों पे लोन लगेगा, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, जो फेडरल बैंक कर रहा है। तो उससे क्या होगा, लोग जो है लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट आगे कम करेंगे। उसी तरह क्या है, जब फेडरल बैंक जो है, जिस तरह कोई भी आदमी जब किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया वगैरह में, तो उसको लोन लेना पड़ेगा। ऐसे ये जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी टेक कंपनी, जैसे यहाँ पे आईबीएम का जिक्र हुआ है, आईबीएम एक कंपनी है आपकी, उसका जिक्र हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जो आईबीएम आपकी कंपनी है, ये जो तो आईबीएम जो है ये भी पैसे लेती है, बड़ी बड़ी कंपनी भी पैसे लेती है। उसके बाद ही तो अपने नए नए प्रोजेक्ट जो है उनको इन्वेस्टमेंट करती है, उनमें जो नए नए प्रोजेक्ट बनाती है, जो नई नई चीजें कंपनी बनाती है उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। फिर जब वो चीज बन जाती है तो उसको खुद प्रोडक्ट को बेच के, जो भी उसका काम होता है उसको करके, उससे प्रॉफिट कमा के सारे पैसे वापस करती है जो अपने बैंक होते हैं। लेकिन क्योंकि लोन लेना इतना मुश्किल होता चला जा रहा है, कहां पे आपका फेडरल बैंक ने क्योंकि इतनी हार्ड कर दी है शर्तें यूएसए में, तो इनको क्या है, प्रॉफिट इतना हो नहीं पा रहा है ना। क्योंकि जब ज्यादा पैसे ये जब लोन ज्यादा नहीं ले पा रहे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको जो है फायदा बहुत कम हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस।
क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस, इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, जब कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी देश या कोई भी उसकी कंपनी जो है वो, जो आपका नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसके बीच में फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करे, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी चैलेंज जो है उसको फेस करे, कोई भी परेशानी हो पैसे से रिलेटेड, उसको उसको क्या बोलते हैं, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसमें बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक साल है, एक कंपनी का एक जो भी प्रॉफिट्स वगैरह निकाले जाते हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ ये सब जो निकाले जाता है, कहां निकाला जाता है, एक साल के बीच में देखे जाते हैं ना, पूरा एक साल का जो पीरियड होता है। उसी तरह किसी कंट्री का आपको जो है कि कितनी जो है क्या ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी की, जीडीपी की कैसे देखी जाती है, एक साल पूरा होता है ना जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उसी तरह कोई भी चीज देखी जाएगी कि कहां से लेके कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, किसी का नई कंपनी कोई खुली है वो देखेगी कि हमारी कितना प्रॉफिट हुआ था, कैसे हमने काम किया, कितने बेचे सामान, कितना वो किया, कैसे करेगी, एक पूरे साल का वो लेती है ना पूरी पीरियड। उसी तरह ये जो पूरा साल का पीरियड होता है किसी भी कंपनी का, जब इस साल के बीच में कहीं पे ये फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से इनको परेशानी झेलनी पड़े, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका फाइनेंशियल चेंजेस, मतलब पैसे की परेशानी की वजह से, उसको कहते हैं आपका मिड लाइफ क्राइसिस किसी भी कंपनी का। तो ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट लोन नहीं ले पा रही, लोन ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, उसकी वजह से ये लोग क्या झेल रही है, ये लोग झेल रही है आपकी मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से फिर ये लोगों को बाहर निकाल दिए जॉब से, लोगों को बाहर निकाल लिए जॉब से। अब ये हमारे लिए पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है, ये यूएसए की कंपनी की बात मैंने की, आईबीएम यूएसए की कंपनी है, फेडरल बैंक जो है यूएसए का, उसने जो है अपने वो शेयर जो है वो किए हैं, शेयर नहीं सॉरी, अपने जो लोन लेने की शर्तें हैं वो कड़ी की है। तो इसमें हमको क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी पढ़ने वाली बात है। देखिए इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं ना आईटी सेक्टर में, बहुत सारे आईटी सेक्टर में इंडिया के लोग कहां पे काम करते हैं, यूएसए में काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं, यूएसए की जो कंपनी है वहां पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ H1B वीजा पे जाते हैं, H1B वीजा पे जाते हैं। अब ये H1B वीजा क्या होता है, देखिए वीजा क्या होता है तुम जानते होगे। अब अगर हमको कहीं भी घूमने जाना हो, तो ट्रैवल वीजा, कहीं नौकरी करने जाना हो, ऐसे करके वीजा होते हैं, है ना, वीजा लेने होंगे जब भी तो हम दूसरी कंट्री में जा पाते हैं। तो क्या होता है कि हमको ये यूएसए क्या करता है, यूएसए जो है H1B वीजा देता है। वीजा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिस तरीके से जिस चीज के लिए आप जा रहे हो इस तरीके उससे अलग अलग वीजा के प्रकार होते हैं। तो H1B वीजा क्या है यूएसए का, कि H1B वीजा अगर किसी आदमी के पास है ना, H1B वीजा के थ्रू आया है, तभी जो है कोई यूएसए की कंपनी उसको हायर कर सकती है, उसको अपनी कंपनी में जॉब दे सकती है। अगर उसके पास H1B वीजा नहीं है तो नहीं कर सकती। जॉब लेने के लिए ये H1B वीजा होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि H1B वीजा जो है ना यूएसए का, हर साल कम से भी कम, कुछ भी नहीं तो 75% जो H1B वीजा आते हैं ना वो भारत के लोगों के पास आते हैं, 75%। उसके बाद दूसरे नंबर पे कुछ ऐसा 13-14% चाइना के पास, और उसके बाद सब कंट्रीज के पास आते हैं। तो सबसे ज्यादा 75%, समझ रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट है, 75% हमारे पास आते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा लोग हमारे वहां जाते हैं जॉब करने के लिए। यूएसए की कंपनी सबसे ज्यादा हायर करती है हमारे लोगों को। देखिए आप देख भी सकते हैं, इसके रिजल्ट भी देख सकते हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सीईओ वगैरह अच्छी अच्छी पोस्ट में हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी कंपनी उनको हायर कर रही है। क्यों कर रही है, देखिए इंडिया के जो इंजीनियर्स वगैरह ये सब जो लोग हैं ना, इंडिया के इंजीनियर बेसिकली इंजीनियर्स ही होते हैं, आईटी सेक्टर होता है इसमें, है ना। तो जो इंजीनियर्स वगैरह इंडिया के, इनकी वैल्यू बहुत है, इनका नाम बहुत है। क्यों नाम है, क्योंकि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत मजबूत है। वेस्टर्न कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। अब क्यों क्यों मजबूत है, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज बताई थी। किसकी न्यूज थी, ऋषि सुनाक जो है, ऋषि सुनाक ने, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया कि सब जो बच्चे हैं 18 साल तक कम से कम उनको मैथ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट लेना है, मैथ जो है पढ़ना है ना। लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई है ना, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जो थे यूके के, उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे प्रोटेस्ट करी, बहुत सारे माँ बापों ने प्रोटेस्ट करी, है ना। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ पे क्या है, क्या उनको जल्दी से क्या कर दिया जाता है, अपने हिसाब से आप जो स्ट्रीम लेना चाहते हो, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो ज्यादातर बच्चे जो है आर्ट्स की तरफ को चले जाते हैं, है ना। लेकिन आपको इंजीनियरिंग में अगर कुछ करना है तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब होनी चाहिए। जब ये आगे जाके होता है ना, आप लोगों को पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता होगा, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब लेनी पड़ती है, साइंस लेनी पड़ती है, मैथ लेनी पड़ती है। अगर आपको ये इंजीनियर वगैरह बनना है, इंजीनियर की फील्ड में जाना है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में देखिए साइंस जो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में माँ बाप होंगे वही बच्चे से बोलेंगे साइंस लो, बच्चा खुद और लोगों को देख के जो साइंस लेते हैं बच्चे ज्यादा से ज्यादा। तो इस वजह से क्या है, हमारे यहाँ साइंस पढ़ने वाले, मैथ पढ़ने वाले बच्चे बहुत है। बहुत बच्चे हर बार जो हमारे यहाँ से वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पास आउट होते हैं 12th से, वो मैथ पढ़ने वाले या आपके मैथ पढ़ने वाले या साइंस पढ़ने वाले होते हैं। और फिर उनमें से बहुत सारे 90% बोल सकते हो, 90 तो चलिए बहुत ज्यादा हो गया, 60% तक बोल सकते हो। तो क्या करते हैं, 60% तक उनमें से फिर
जो है आपकी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। अब जब वो सब करते हैं तो हमारे यहाँ पे वैल्यू बहुत है लोगों की, मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों के अमाउंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से क्या है, जब अमाउंट इतनी ज्यादा है तो यहाँ तो हमारे क्योंकि हमारे एजुकेशन में पहले से हमको साइंस और जो मैथ होती है इसके ऊपर काम किया जाता है, तो इन लोगों को ये लोग इंजीनियर जो हमारे यहाँ बनते हैं वो होते ही बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कंपनीज है इनको फिर हायर करने पड़ते हैं इंडिया से इंजीनियर। इस वजह से जो हमारे इंजीनियर्स हैं इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, है ना। तो अब क्या है कि इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो आपका निकाला जा रहा है, ये जो ले ऑफ हो रहा है मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से कंपनीज में, इसकी वजह से इंडिया के लोगों को ही फर्क पड़ रहा है ना। इंडिया के लोगों को ही फर्क पड़ेगा ना, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, है ना, जब उतनी ज्यादा जब निकाले जाएंगे तो निकलेंगे भी वही लोग ज्यादा, जो ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे वही तो जो ज्यादा लोग निकलेंगे जब निकाला जाएगा तो, है ना। तो 30 से 40% ना, जितने भी लोग निकाले जा रहे हैं उसमें से 30 से 40% इंडियन है। ये इंडिया को नुकसान है, ये इंडिया को जो है इंडिया के लोग क्योंकि निकाले जा रहे हैं जॉब से, इसलिए उनको ये जो ले ऑफ हो रहा है इसलिए उनको नुकसान है। इसलिए हम उस न्यूज को पढ़ रहे हैं, इंडिया के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए कोई भी न्यूज आप पढ़ रहे हो ना तो कोशिश करो उसका इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है वो पढ़ो। अब एग्जाम में आपसे वही पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि विदेश में कुछ चल रहा है और इंडिया का उससे कोई मतलब भी नहीं है तो ये क्यों चल रहा है, नहीं। कोई चीज अगर ऐसी है जिससे इंडिया को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारा देश इंडिया है, हमको काम करना है इंडिया में करना है, सारा काम जो होगा इंडिया के लिए करना है। तो जो भी कोई ऐसी चीज है जहां पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा हो ना, ऐसी न्यूज है, ऐसी कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, ऐसी चीज जो है आपको उस पर गौर देना है और वही चीज आपको पढ़नी है और वही चीज देखनी है, अच्छी चीज। ये नहीं छोड़ना कि इंडिया को कुछ फर्क पड़ रहा है तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो, है ना, कि ये वाला नहीं पूछेंगे। हर पॉइंट कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ये समझ लो आप। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पेपर है, मेरे पास पेपर है, क्या ये नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे। हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे पास भी ऐसा तो है नहीं कि मेरे को निश्चित पता चल जाएगा यही पेपर आ रहा है। तो इस वजह से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और सारी कोशिश करता हूँ जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया के लिए इस चीज क्या इंपॉर्टेंस है या क्या परेशानी इंडिया को हो रही है। जैसे इस वाली न्यूज में 30 से लेकर 40% तक जो लोग निकाले जा रहे थे आईटी प्रोफेशनल, जो इंजीनियर निकाले जा रहे थे वो इंडियन थे। ये इंडिया के लिए परेशानी वाली बात है ना। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताई, इसी वजह से न्यूज पढ़ाई आपको। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिया के ऊपर किसी भी न्यूज का जो विदेश में चल रही है, जो इंडिया के अंदर चल रही है उस पर तो इंडिया में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो तो पढ़नी है। जो विदेश में ऐसी न्यूज है ना जो इंडिया में जिसका फर्क पड़ रहा है वो कौन कौन सी न्यूज है, ठीक है। तो उन पे आपको ध्यान देना है। तो एक बार बोर्ड देख लीजिए, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो आप, आशा करता हूं आपने पूरा बोर्ड देख लिया होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है आपको वीडियो मिलती है, आप देख लेते हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। या तो आज शाम की, जैसे हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो है ये दिन में 2 बार आती है, एक सुबह को 8 बजे, सुबह 8 बजे मॉर्निंग अपडेट, शाम को 8 बजे इवनिंग अपडेट आती है। तो ये जो 2 वीडियोस है ना, जैसे अभी मॉर्निंग अपडेट की मैंने वीडियो बनाई है, ये वाली जो वीडियो मॉर्निंग अपडेट की, मैं इसको अपलोड करूंगा। तो जैसे ही आप मॉर्निंग अपडेट की वीडियो देखते हो और आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इवनिंग अपडेट की वीडियो से, मतलब शाम को 8 बजे से पहले पहले आप मुझे भेज दो कि जी हमको ये परेशानी है, चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको शाम वाली में समझा दूंगा। नहीं, शाम वाली में नहीं समझा पाया, किसी वजह से मैं आपकी कमेंट नहीं देख पाया, तो कल सुबह की जो होगी मॉर्निंग की उसमें मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस बेफिक्र होकर पूछना है, आपको ये नहीं सोचना कि सर क्या सोचेंगे, ये इतना आसान पूछ लिया, इतना हार्ड पूछ लिया, कुछ भी आसान हार्ड कुछ नहीं होता है। जो हमारी समझ में नहीं आ रहा वो सब हमारे लिए हार्ड है, और कितनी भी कठिन से कठिन चीज है जो हमारी समझ में आ जाए वो आसान है हमें, और कितनी भी सिंपल से सिंपल चीज है जो हमारी समझ में नहीं आ रही वो हमारे लिए हार्ड है। और हमारे लिए जो हार्ड है वही पेपर में हमको परेशान कर सकता है। हम ये बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बस यही नहीं पढ़ा था, यही पेपर में आ गया। वो क्यों नहीं पढ़ा था, वही तो पढ़ने वाली चीज थी। हाँ, वही तो पढ़ने वाली चीज है। तो वो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये समझ लो, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा वही उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। ये चीज तो समझ के चलो। तो आपको समझना है वो अच्छे से, जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा आज शाम की या कल सुबह की वीडियो में। तो हमारी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। और हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें इनको, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। उसको हमको तो फायदा होगा थोड़ा बहुत, जब आप शेयर करोगे और लोग उसको लाइक करेंगे। जब लोग उसको लाइक करते हैं ना, जितना ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक किया जाता है उतनी ज्यादा जो वीडियो होती है वो यूट्यूब को पता चलता है इसको लोग पसंद कर रहे हैं, ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं लोग, ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। तो यूट्यूब को पता चलता है वीडियो अच्छी है, अच्छा इसमें कंटेंट बताया गया है, तो यूट्यूब फिर उसको पब्लिश करता है अलग अलग जगह, ठीक है। तो मतलब ज्यादा लोगों तक पब्लिश करेगा, ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो ज्यादा लोग जो है उसको देखेंगे, है ना। तो उनको फायदा मिलेगा और हमको भी थोड़ा फायदा मिलेगा। जितना ज्यादा व्यू होंगे हमारे वीडियो से, जितनी ज्यादा हमारी वीडियो पॉपुलर होगी उतना हमको फायदा होगा, है ना। और आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि हम आपको फिर और अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए मेहनत हम अब भी पूरी कर रहे हैं अपनी, जितनी कर सकते हैं, लेकिन जब एक मोटिवेशन आगे से भी मिलता है ना तो उसके बाद मेहनत करने का मजा अलग आता है ना। जब मेहनत करने का मजा अलग आता है तो और अच्छा मेहनत करने का मन करता है और ज्यादा समझाने का मन करता है। वरना थोड़े दिन बाद थोड़ा सा आदमी सोचने लगता है कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इस वजह से आप हमारी तरफ हमको थोड़ा सपोर्ट करिए और हम आपको पूरा सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं यहाँ से आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।